हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग आहार आयोजन से लाभ इसके बारे में जानते हैं। तो आहार आयोजन के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि आहार आयोजन से क्या लाभ है। आहार आयोजन द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य की रुचियों का ध्यान रखा जाता है। जब हम आहार आयोजन करते हैं तो परिवार के हर सदस्यों को उसमें शामिल किया जाता है, उनके पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाता है। भोजन के रंग, रूप, स्वाद तथा पकाने की विधियों में विभिन्नता उत्पन्न करने से परिवार के सदस्यों की भूख बढ़ती है तथा भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाता है, जिससे वह रुचिपूर्वक उसे ग्रहण करते हैं। क्या है, कोई भी भोजन अगर देखने में सुंदर, रंग रूप अच्छा हो, सुगंध अच्छा हो, देखने में आकर्षक लगे, तो जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भूख नहीं है फिर वो खाने को तत्पर हो जाता है, थोड़ा बहुत भोजन ज़रूर ग्रहण करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर भोजन रुचिकर होगा तो खाने वाले खुद ही उसे रुचिपूर्वक खा सकते हैं, ग्रहण करेंगे। फिर है, आहार नियोजन द्वारा किसी व्यक्ति, परिवार तथा संस्था की आवश्यकता के अनुरूप आहार दिया जाता है। इससे उनकी उचित पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव होती है। आहार नियोजन के द्वारा व्यक्ति की पसंद और आदत के अनुरूप ही आहार दिया जाता है। एक गृहिणी को ये पता रहता है कि उसके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, किस व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं, तो इसके आधार पर वो आहार का आयोजन भली भांति कर पाती है। आहार आयोजन द्वारा धन का भी सदुपयोग किया जाना संभव है। निम्न और मध्यम वर्गों के परिवार में आहार आयोजन द्वारा पौष्टिक व सस्ते आहार सम्मिलित किए जा सकते हैं। अगर एक गृहिणी आहार की योजना बनाकर आगे बढ़ती है तो सभी पौष्टिक तत्वों की जानकारी के आधार पर वह सस्ते में भी अच्छे खाद्य पदार्थों का चुनाव कर अपने परिवार को सभी पौष्टिक तत्व प्रदान करवा सकती है। आहार आयोजन द्वारा समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। पूरे दिन भोजन किए जाने वाले समय को लेकर भी यह सोचना नहीं पड़ता कि किस समय व्यक्ति के लिए क्या बनाना है, जिससे व्यर्थ के मानसिक तनाव से छुटकारा मिलता है। और इस आयोजन द्वारा समय की भी बचत होती है। अगर गृहिणी एक बार आहार का आयोजन कर लेती है तो उसे बार बार ये नहीं सोचना होता कि वो क्या बनाए, किस समय क्या बनाना है, क्योंकि पहले से ही उसके लिस्ट में ये तैयारी रहती है कि आज क्या बनाना है। तो बिना मतलब मानसिक तनाव भी वो नहीं लेती है और समय से सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आहार आयोजन करने से तीनों आहार संतुलित तथा व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अन्यथा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक आहार में तो बहुत अधिक खा लिया जाता है तथा दूसरा आहार बिल्कुल उपेक्षित हो जाता है। क्या है, एक गृहिणी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सभी पौष्टिक तत्वों को आहार में सम्मिलित करे, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही बार के आहार में सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो जाए। अगर कुछ छूटता है तो वो दूसरे या तीसरे टाइम के आहार में उसे सम्मिलित कर दे। कहने का अर्थ ये है कि पूरे बैलेंस वे में आहार का आयोजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक समय भरपूर और दूसरे समय बिल्कुल सादा सादा भोजन उपलब्ध करवाए, तो ऐसे में खाने वाले की रुचि कम हो जाती है। फिर है, आहार आयोजन द्वारा कार्य का सरलीकरण किया जा सकता है। कार्य का सरलीकरण कहने का मतलब है कि किसी भी काम को आसान बनाना। तो अगर हम कोई भी गृहिणी आहार आयोजन के माध्यम से तैयारी करती है तो स्वाभाविक रूप से उसके काम आसान हो जाते हैं। पूर्ण रूप से योजना बनाने से एक ओर तो शक्ति की बचत होती है तथा दूसरी ओर कम समय और काम भी
अधिक नहीं होता। फिर है आहार आयोजन का विभिन्न रोगों में भी महत्व है। यदि रोग के अनुसार आहार आयोजन न किया जाए तो एक और तो रोगी के रोग में तीव्रता उत्पन्न हो जाती है और दूसरी ओर रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा पाता है। एक रोगी के लिए अगर आहार आयोजन किया जाता है तो उसके रोग को देखते हुए उसके आहार का आयोजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि जिस आहार का जिस भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ का समावेश उसमें नहीं करना है वो अगर कर दिया जाता है तो रोगी स्वस्थ होने की बजाय वो और भी अधिक बीमार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधियाँ, या इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भोजन के पौष्टिक तत्वों को कैसे और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधियाँ, इसमें सबसे पहले है मिश्रण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सस्ते और सरलता से उपलब्ध भोज्य पदार्थों को विभिन्न वर्गों से छांटकर भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। सभी परिवारों को इसकी सहायता से संतुलित आहार प्रदान किया जा सकता है। जैसे क्या है कि पौष्टिक तत्वों की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं अपने आहार में। तो जैसे दाल में प्रोटीन और चावल में कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर हम एक नए चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अलग दाल चावल नहीं बनाकर उसे खिचड़ी का स्वरूप दे देते हैं, तो एक ही आहार में दोनों पौष्टिक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही। और अगर रोगी व्यक्ति के लिए बनाना है तब तो दाल चावल, और अगर स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें कुछ सब्जियां भी हम लोग सम्मिलित कर सकते हैं। वसा के तौर पर उसमें घी मक्खन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में सारे पौष्टिक तत्व एक खिचड़ी एक आहार में सम्मिलित हो जाता है। फिर दूसरा है खमीरीकरण। एक तो है कि अनाजों को मिलाकर पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना, दूसरा है खमीरीकरण। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सूक्ष्म जीवों को भोजन में मिलाया जाता है। इस तरह खमीरीकरण की प्रक्रिया से पौष्टिक तत्वों में परिवर्तन आ जाता है तथा कुछ नवीन पौष्टिक तत्व बन जाते हैं, जैसे दही, मक्खन, ढोकला, इडली, डोसा इत्यादि। खमीरीकरण की प्रक्रिया से निम्नवत वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? इसमें सबसे पहले भोजन की पाचनशीलता में किन किन चीज़ों में वृद्धि होती है, तो भोजन की पाचनशीलता में। उसके बाद है खमीरीकरण के कारण सूक्ष्म जीव प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, जिससे यह सरलता से पच जाते हैं। फिर है खमीरीकरण से अनाज तथा अन्य भोज्य पदार्थ जैसे मटर तथा फलियां और खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा पचाने योग्य रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या है, ये शरीर में भी अपनी क्रिया कर भोजन को आसानी से पचाते हैं, उनकी गुणवत्ता में भी वृद्धि करते हैं और शरीर द्वारा सरलता से ये अवशोषित भी हो जाते हैं। तो खमीरीकरण के माध्यम से भी हम भोजन के पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। खमीरीकरण भोज्य पदार्थ को स्पंजी तथा मुलायम बनाते हैं तथा वह सभी बच्चों एवं वयस्कों द्वारा पसंद भी किए जाते हैं। खमीरीकरण के माध्यम से हम लोग कौन कौन से खाद्य पदार्थ बना सकते हैं, तो जैसे इडली, डोसा, ढोकला, ये सब जो है ये अनाज को फुलाकर उसे पीस कर थोड़ी देर छोड़ देने से वो जो घोल तैयार होता है वो खुद ब खुद हल्का हो जाता है। इसमें एक अलग तरह का सुगंध आ जाता है और भोज्य पदार्थ को काफ़ी हल्का बना देता है, जो कि सभी लोगों के लिए ये पचने में काफ़ी आसान हो जाता है।
उसके बाद है अंकुरन या अंकुरीकरण भी इसे कह सकते हैं। तो अंकुरन क्या है? अनाज को फुलाकर उसे छोड़ देना, जिसमें छोटे छोटे अंकुरन आ जाते हैं, जैसे चना, मूंगफली, मूंग इत्यादि में। तो ये भी पोषक तत्वों को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होते हैं। अंकुरीकरण वह प्रक्रिया है जिससे दाल तथा अनाजों में छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, जो इनको थोड़े से पानी में भिगोकर रखा जाता है। और अंकुरीकरण का क्या महत्व है? सबसे पहले तो है पोषण मूल्य में वृद्धि। तो इससे कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? विटामिन सी, जो बिना अंकुरित दालों में अनुपस्थित होता है। अंकुरन के बाद प्रचुर मात्रा में इसकी वृद्धि हो जाती है। मुक्त लौह लवण की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है, जिससे लौह लवण आसानी से आसान रूप में परिवर्तित होकर शरीर को आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराता है लौह तत्व। फिर है पाचनशीलता। पाचनशीलता में वृद्धि। साबुत दालों में वायु उत्पन्न करने वाले गुण पाए जाते हैं। साबुत दाल क्या हो गया? समूचा, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब जो है साबुत दाल में आता है। यह प्रभाव दालों की उपस्थिति ओलिगोसैकेराइड्स के कारण होता है। मनुष्य की छोटी आंत में कोई एंजाइम नहीं होता जिससे इसका पाचन और अवशोषण हो सके। अंकुरन से ही यह कुछ मात्रा में ओलिगोसैकेराइड्स का, ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप है। ओलिगोसैकेराइड्स अपने सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाता है। कुछ प्रोटीन जल अपघटन द्वारा अपने सरल रूप में आ जाते हैं तथा बीजों में उपस्थित वसा अपघटित होकर वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल जाती है, जिससे हम छोटे बच्चों के आहार में अंकुरित बीजों को सुरक्षित रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। छोटे बच्चों के आहार में इसे दे सकते हैं। अंकुरन से पकाने के समय में कमी हो जाती है। अंकुरित अनाज को पकाने के क्रम में इसकी पोषक तत्व में कमी आ जाती है और भोजन में विविधता बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्या है, भोजन के पौष्टिक तत्वों को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? सबसे पहले तो अनाजों को मिलाकर पौष्टिक तत्व बनाना, जैसे अनाज और दाल को मिलाने से एक नए खाद्य पदार्थ का निर्माण, खिचड़ी बन जाता है। तो इसमें भी पौष्टिक तत्वों की वृद्धि होती है। फिर खमीरीकरण हो गया, अंकुरन हो गया। तो इन सब के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग आहार में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले टॉपिक में हम लोग परिवार के लिए आहार आयोजन, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबों को।